कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे जापान की रानी हिमिको अपने काले जादू से पूरे राज्य को खत्म करने पर तुली हुई थी। देश को बचाने के लिए जनरल्स ने क्वीन के खिलाफ बगावत छेड़ दी और उसे कैद करके वो एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ आए जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। सालों बाद लॉर्ड रिचर्ड क्रॉफ्ट के हाथ एक पुराना नक्शा लगा जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि हिमिको को किस आइलैंड पर छोड़ा गया था। रिचर्ड ने अपनी बेटी को तो लंदन में ही छोड़ दिया और खुद हिमिको को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इस बात को 7 साल बीत चुके हैं और अब एक बड़ी हो चुकी लारा एमएमए फाइट कर रही थी। लड़ाई के दौरान उसकी ओपोनेंट लारा पर भारी पड़ रही थी। जल्द ही उसने लारा को चोक होल्ड में पकड़ लिया। लारा ने बहुत देर तक जद्दोजहद की लेकिन आखिरकार टैप आउट करना ही पड़ा। अपने पिता के जाने के बाद से लारा अब छोटी मोटी नौकरियां करके जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। फिर एक दिन लारा के पिता की बिजनेस पार्टनर एना उससे मिलने आई। एना ने कहा कि तुम्हें पैसों के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिता बहुत कुछ छोड़ के गए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन लारा को अपने पिता के पैसे नहीं चाहिए थे। 7 साल पहले रिचर्ड गायब हुआ था तो एना ने लारा से कहा कि देखो तुम पेपर साइन कर दो ताकि हम रिचर्ड को डेड घोषित कर सके, वरना इस तरह उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। उस शाम लारा अपने पिता के बारे में सोचने लगी। जाने से पहले रिचर्ड ने लारा को एक नेकलेस दिया था जो लारा की माँ का था। रिचर्ड ने कहा कि इस नेकलेस को हाथ में पकड़कर अगर किसी को याद करो तो उस इंसान को पता चल जाता है कि उसे याद किया गया है। अगले दिन लारा क्रॉफ्ट होल्डिंग्स की बिल्डिंग में गई रिचर्ड को मरा हुआ घोषित करने के पेपर्स पर साइन करने से पहले लॉयर ने रिचर्ड की एक पजल जिसका नाम काराकुरी है लारा को दी। लारा ने वो पजल ली और उसे सॉल्व करते ही उसे एक छुपा हुआ लेटर और एक चाबी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था मेरी आखिरी जगह का पहला शब्द। लारा तुरंत उसका मतलब समझ गई और वहीं पर अपने पिता की कब्र के पास गई। उसने कब्र पर अपने पिता के नाम रिचर्ड का पहला लेटर आर दबाया जिसके बाद वहाँ पर चाबी लगाने की एक जगह मिली। लारा ने जैसे ही वहाँ पर चाबी डालकर घुमाई तो कब्र की दूसरी तरफ एक दरवाजा खुल गया जहाँ रिचर्ड का सीक्रेट ऑफिस था। वहाँ लारा को कुछ फेक पासपोर्ट्स, एक पुराना वीडियो कैमरा मिला जिसमें रिचर्ड का एक मैसेज था। रिचर्ड ने बताया था कि कैसे उसकी पत्नी की मौत के बाद रिचर्ड ने अपनी पत्नी से दूसरी दुनिया में दोबारा मिलने के लिए कोई रास्ता निकाला, इसीलिए उसने प्रोजेक्ट हिमिको पर काम किया। वो चाहता था कि लारा हिमिको प्रोजेक्ट की पूरी रिसर्च को जला दे क्योंकि अगर ये रिसर्च गलत हाथों में पड़ गई तो हंगामा हो जाएगा। वहीं लारा को एक डब्बा मिला जिसके बाहर हिमिको लिखा हुआ था। जलाने की बजाय लारा ने चीजों को देखना और पढ़ना शुरू किया। उसने हिमिको और जहां उसे रखा गया था उस आइलैंड यामाटाई के बारे में पढ़ा। लारा को पता चला कि रिचर्ड यामाटाई ही जा रहा था और जो कप्तान अपने जहाज में उसे वहां ले जाने वाला था उसके बारे में भी पता चला क्योंकि लारा ने अब तक डेथ पेपर साइन नहीं किए थे, इसीलिए उसे अपने पिता की विरासत का पैसा नहीं मिला था। इसलिए लारा ने अपना जेड नेकलेस बेचकर जो मिला उससे वो हांगकांग पहुंच गई। यहाँ पर लारा जहाज के कैप्टन को ढूंढ ही रही थी तो कुछ लड़कों ने लारा की मदद करने के बहाने उसका बैग छीन लिया। लारा ने बोट्स के ऊपर भागते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो एक बोट पर चढ़ गए जो चलने लगी। लारा मार्केट के रास्ते से भागती हुई उनकी बोट तक पहुँच गई और जैसे ही लड़के बोट से उतरे लारा ने किसी तरह एक को पकड़ लिया जिसके पास उसका बैग था। अब ये लड़का लारा को चाकू दिखाकर डराने लगा लेकिन लारा हुक पर झूलती हुई दूसरी तरफ पहुंच गई। तभी वो जहाज द इंड्योरेंस उसे दिख गया जिसे वो ढूंढ रही थी, लेकिन ये लड़के अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और कुछ देर बाद उन्होंने लारा को घेर लिया। लेकिन तभी जहाज के कैप्टन लू रेन ने गोली चलाई और इन लड़कों को तुरंत वहाँ से भगा दिया। लू ने लारा को भी तुरंत वहाँ से निकल जाने को कहा लेकिन इस वक्त लू ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी तो वो नशे में बेहोश होकर जहाज से नीचे गिर गया। लारा ने लू के ऊपर पानी फेंका उसे जगाने के लिए और तभी अपने पिता का वो लेटर दिखाकर लू से रिचर्ड के बारे में पूछने लगी। लेकिन लू ने बताया कि मेरे बाप का नाम भी लू है और हो सकता है कि तेरे बाप ने मेरे बाप से बातचीत करी हो और सही बताऊं तो मेरा बाप खुद गायब है क्योंकि अब लू और लारा दोनों के पिता एक ही ट्रिप पर गायब हुए थे। तो लारा ने उसे बताया कि ये दोनों यामाटाई जा रहे थे। लारा को अपने पिता की डायरी में कुछ कोड मिले जहां वो दोनों गए होंगे। लू ने अंदाजा लगाया कि ये कोड्स घड़ी की सुइयां हैं जिससे लारा ने मैप पर निशान लगाया कि आइलैंड आखिर कहां पर होगा। लू ने देखते ही कह दिया कि आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक जगह पर है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है
और वैसे भी मुझे तो अपने बाप से फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब उसने अपने पिता के साथ अपनी एक बचपन की फोटो देखी तो उसने एक बार दोबारा सोचा। लारा ने वहाँ पड़ी कुछ चीजों से अंदाजा लगाया कि पिछली रात तुम जुए में पैसे हारे हो ना। लारा ने मदद करने के लिए लू को काफी पैसों का ऑफर दिया। लू मान गया और फिर इन दोनों ने यामाटाई आइलैंड की तरफ अपना सफर शुरू किया। रास्ते में अपने पिता की डायरी पढ़ते हुए लारा को रिचर्ड के सामान में एक एशियन पजल मिली। उसे पता चला कि हिमिको को एक बंद दरवाजे के पीछे कैद किया गया था, जिसे खोलने का तरीका रिचर्ड को मिल गया था। उस आइलैंड पर भी हिमिको की जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल होने वाला था और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। इस मिशन के दौरान रिचर्ड के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन ने नजर रखी हुई थी जिनका नाम है ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन तिलस्मी शक्तियों का इस्तेमाल करके इंसानों के ऊपर राज करना चाहती है। रिचर्ड को इस बात का डर था कि अगर इन लोगों को हिमिको की ताकत मिल गई तो वो क्या क्या नहीं कर सकते। खैर एक रात जब लारा की आंख खुली तो उसने देखा कि बाहर खतरनाक तूफान चल रहा है। वो ब्रिज पर चढ़ गई जहां लू जहाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लारा ने देखा कि वो लोग यामाताई आइलैंड के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन बड़ी बड़ी लहरें अब जहाज को बार बार दूर फेंक रही थी। लू ने लारा से जहाज को खाली करने को कहा, लेकिन लारा अपने कैबिन में रिचर्ड की डायरी लेने गई और उससे वो पुरानी पजल पीछे ही छूट गई। तभी जहाज की टक्कर एक बड़ी सी चट्टान से हो गई और लारा पानी में गिर पड़ी। इस तूफान ने लू और लारा को अलग अलग कर दिया। लारा किसी तरह किनारे पर पहुंच गई और उसने देखा कि इस आइलैंड पर तो और भी लोग हैं। तभी किसी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। अगले दिन लारा उठी तो उसने देखा कि वो एक टेंट में है जहां उसके साथ मैथियस वोगेल नाम का एक आदमी था। मैथियस ने लारा से कहा कि बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी मेरी भी एक बेटी है। मैथियस ने बताया कि वो आइलैंड छोड़कर तब तक अपने घर वापस नहीं जा सकता जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता। जब लारा ने अपना बैग चेक किया तो मैथियस ने उसे बताया कि रिचर्ड की डायरी अब मेरे पास है और अब उसे वो सब कुछ मिल चुका है जो उसे चाहिए था। मैथियस ने बताया कि तुम्हारे बाप को हमने पकड़ लिया था, उसने हमारी बात नहीं मानी, जिसके बाद उसे मजबूरन मारना पड़ा। ये सुनकर लारा का दिल बैठ गया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। जब लारा बाहर निकली तो उसने देखा कि कुछ कर्मचारी बम धमाकों से पहाड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जब लारा को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था तो उसने देखा कि लू को भी कैद कर लिया गया है और वो लोग जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हैं। तब मैथियस ने ऑर्डर्स दिए कि सभी लोग यहाँ से कहीं और चलने वाले हैं। रास्ते में लू ने लारा को बताया कि यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर वर्कर या तो ऐसे मछुआरे हैं जिनका जहाज डूब गया होगा तब वो यहाँ आ गए होंगे, या फिर ऐसे लोग जो इन स्मगलर्स के जाल में फंस गए। लारा ने बताया कि मैथियस ने मेरे पिता को मार दिया है और जल्द ही लू को वर्कर्स से पता चला कि उसके पिता को भी मार दिया गया है। लारा ने लू से माफी मांगी कि मैं तुम्हें इस खतरनाक जगह पर ले आई। रिचर्ड की डायरी से मैथियस को हिमिको के टूम्ब की एंट्रेंस मिली और सभी वर्कर यहाँ तक कि लारा और लू भी इस एंट्रेंस के रास्ते को साफ करने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी कमजोरी से गिर पड़ा, लेकिन एक गार्ड ने कहा कि बुड्ढे खड़ा हो और काम कर, समझा। तभी लारा और लू उस बूढ़े आदमी की साइड लेते हुए गार्ड से भिड़ गए, लेकिन तभी मैथियस पीछे से आया और बूढ़े को गोली मार दी। लू ने कस्सी उठाकर गार्ड की तरफ फेंकी ताकि लारा को वहां से बचकर निकलने का मौका मिल जाए। जैसे ही लारा भागी तो एक आदमी उस पर गोली चलाने को तैयार था, लेकिन लू ने ऐन वक्त पर उस पर हमला करके लारा को बचा लिया। लू भी मौका देखकर उसके पीछे भागा, लेकिन मैथियस ने उसकी बाजू में गोली मार दी। लारा पहाड़ी पर पहुंची और गिरे हुए पेड़ पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश करने लगी, लेकिन गोलियां चलने की वजह से वो नदी में गिर पड़ी। लारा नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही वो झरने के पास पहुंची, लारा ने क्रैश हो चुके एयरप्लेन का विंग पकड़ लिया और किसी तरह से उसके ऊपर चढ़ गई, लेकिन बदकिस्मती से उसके वजन से वो जर्जर हालत में प्लेन टूटने लगा। लारा जल्दी से प्लेन के मेन हिस्से की तरफ भागी और उस विंग के टूटने से पहले लारा किसी तरह से प्लेन की बॉडी में कूद गई, लेकिन अब वो पूरा का पूरा प्लेन ही टूटने लगा और जाकर दो पहाड़ियों के बीच अटक गया। लारा को किस्मत से वहाँ एक पुराना पैराशूट मिल गया और जैसे ही लारा गिरी उसने पैराशूट खोल लिया। लारा किसी तरह बचकर जंगल में क्रैश हुई, जिस दौरान पेड़ की एक नुकीली टहनी उसके पेट में घुस गई। दर्द में चीखते हुए लारा ने वो लकड़ी बाहर निकाली और फिर उसने पास की एक गुफा में रात बिताने का फैसला किया।
सोते हुए उसे कुछ आवाज आई तो वो बाहर निकली। तभी अचानक मैथियस के एक आदमी रॉकेट ने उसे पकड़ लिया। लारा ने वहाँ से बच निकलने के लिए उसकी बाजू पर काट लिया। लारा ने अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन रॉकेट ने एक बार फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद वो उसका दम घोटने की कोशिश करने लगा। जिस दौरान लारा ने एक पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा। इसके बाद लारा ने उसे पकड़कर उसका मुंह कीचड़ में दे दिया ताकि वो सांस ना ले पाए, और कुछ ही देर में रॉकेट मर गया। लारा अभी भी इस बात से शॉक में थी कि उसने किसी की जान ले ली है कि तभी उसकी नजर अंधेरे में किसी इंसान पर पड़ी और लारा बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगी। उसने देखा कि ये आदमी एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था। जब वो उसके पास गई तो उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता रिचर्ड है। रिचर्ड को लगने लगा था कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, उसकी बेटी यहाँ कैसे हो सकती है। लेकिन लारा ने रिचर्ड को भरोसा दिलाया कि वो सच में यहाँ पर आ चुकी है। उसे देखकर रिचर्ड की आंखें भर आई और उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लारा घायल थी तो रिचर्ड ने उसके घाव पर पट्टी की और कहा कि तुम आराम करो, ये वादा करते हुए कि इस बार मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सभी वर्कर्स ने हिमिको के टूम का रास्ता साफ कर दिया, जिसके बाद मैथियस ने किसी को फोन किया। लारा सुबह उठी तो उसने देखा कि रिचर्ड दाढ़ी बना रहा था, जिसमें लारा ने उसकी मदद की। रिचर्ड ने बताया कि लारा को छोड़कर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हिमिको की वजह से वो इस आइलैंड से नहीं जा पाया। उसने बताया कि मैथियस उसी ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और रिचर्ड को हर हालत में उसे हिमिको तक पहुंचने से रोकना होगा। रिचर्ड ने लारा से पूछा कि क्या तुमने मेरी सारी रिसर्च जला दी? तो लारा ने बताया कि उसने ऐसा नहीं किया। ये सुनते ही रिचर्ड काफी घबरा गया, लेकिन लारा का कहना था कि अगर वो ऐसा कर देती तो कभी अपने पिता तक नहीं पहुंच पाती। जब रिचर्ड को इस बात का पता चला कि उसकी डायरी मैथियस के पास है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, लेकिन लारा को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन रिचर्ड ने कहा कि ये सब मजाक नहीं है, अगर हिमिको की कब्र एक बार खुल गई तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। लारा ने सोच लिया कि वो मैथियस के फोन का इस्तेमाल करके ही वहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि इतने सारे फौजियों से लड़ना अकेले उनके बस की बात नहीं है। उसने वहाँ पर रखे हुए तीर कमान उठाए और मैथियस के कैंप की तरफ भागी। लारा किसी तरह छुपते छुपाते मैथियस के टेंट में घुस गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ आ गया, जिस वजह से लारा को छुपना पड़ा। मैथियस को फोन पर मैसेज आया कि उसका बॉस जल्द ही यहाँ पर पहुँचने वाला है, लेकिन मैथियस को अभी भी एंट्रेंस खोलने के कोड्स नहीं मिले थे। लारा टेंट से बाहर निकली तो उसने लू को देखा। उसने उस गार्ड को मार गिराया जो वर्कर्स पर नजर रखे हुए था, और फिर सभी वर्कर्स को हथियार इकट्ठा करने को कहा और वो तब तक मैथियस का फोन चुराने की कोशिश करेगी। जैसे ही मैथियस टेंट से निकला तो लारा टेंट की तरफ भागी उस सैटेलाइट फोन को चुराने के लिए, जो कि उसे मिल भी गया। लेकिन तभी उसने देखा कि रिचर्ड टूम्ब की तरफ जा रहा था। मैथियस ने जल्द ही रिचर्ड को देख लिया और फिर उसे पकड़कर टॉर्चर करने लगा। मैथियस जल्दी से ये काम निपटाकर अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता था, लेकिन रिचर्ड ने कहा कि एक बार ये टूम्ब खुल गया तो तुम्हारा परिवार बचेगा ही नहीं। ये समझकर कि रिचर्ड उसे सच नहीं बताने वाला, मैथियस ने गार्ड को रिचर्ड पर गोली चलाने को कहा, लेकिन इससे पहले गार्ड गोली चलाता लारा ने गार्ड को शूट कर दिया। अब उसने मैथियस पर निशाना तान दिया, लेकिन मैथियस ने अपनी बंदूक पहले ही रिचर्ड की तरफ तान रखी थी। मैथियस जानता था कि लारा दुनिया खत्म होने वाली बात पर भरोसा नहीं करती, इसीलिए वो चाहता था कि लारा अपने पिता को कैसे भी करके ये टूम्ब खोलने के लिए मनाए। बहुत सोचने के बाद लारा ने फैसला किया कि इतने समय बाद उसके पिता उसे मिले हैं, अब वो उन्हें कुछ होने नहीं देगी। लारा ने कहा कि मैं जानती हूँ टूम्ब को कैसे खोलना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने यहाँ आते वक्त वो पुरानी पजल खोली थी। लारा ने दरवाजे पर लगे पहियों को बिल्कुल वैसे ही घुमाया और एंट्रेंस का दरवाजा टूटकर गिर गया। लारा, रिचर्ड, मैथियस और उसकी पूरी टीम अब अंदर गए। अंदर घुसते ही एक तेज हवा का झोंका आया, जो रिचर्ड का मानना है कि हिमिको की सांसें हैं, लेकिन मैथियस ने कहा कि एक आदमी की सांस इतनी तेज नहीं हो सकती। तभी गलती से लारा ने एक ट्रिगर पर पैर रख दिया, जिसके बाद जमीन से एक भाला निकला जिसने एक गार्ड को मार गिराया। इसके बाद वो पहुंचे एक हड्डियों की गहरी खाई में, जहां लोगों के मरने के बाद उनकी हड्डियां पड़ी थी। दूसरी तरफ जाने के लिए उन्होंने एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया। तभी अचानक एक गार्ड ने गलती से ट्रिगर पर पैर रख दिया, जिससे वहां मौजूद गोल दरवाजे अचानक से बंद हो गए और वो सभी लोग अब अंदर फंस चुके थे। साथ ही पूरा फर्श भी टूटने लगा। तभी लारा ने देखा कि उस तरफ एक गार्ड बाहर रह गया था, जो इस वक्त की होल से उन्हें देख रहा है। दीवारों पर बने व्हील्स को लारा ने चाबी की तरह इस्तेमाल करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी जहां लारा खड़ी थी वो फर्श भी टूट गया, जिसके बाद लारा किसी तरह से दरवाजे से लटक गई। अभी भी
लारा पूरे जी जान से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं खुला। तभी लारा को एंट्रेंस के दरवाजे की पहेली याद आई और उसे समझ आया कि ये दरवाजा खोलने के लिए येलो और रेड व्हील को कंबाइन करना पड़ेगा, जिससे एक हरे रंग का व्हील बनेगा। और अब जैसे ही हरी लाइट आई, दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर टूटी फूटी कब्रें हैं। दरअसल ये हिमिको की दासियों की कब्रें हैं, जिन्होंने मौत के बाद भी हिमिको की सेवा नहीं छोड़ी। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा रिचर्ड ने अपनी डायरी में लिखा था। ये देखकर लारा को लगा कि कहीं वो श्राप वाली बात सच तो नहीं है। अब आखिरकार वो लोग हिमिको की कब्र पर पहुंच ही गए। रिचर्ड ने मैथियस को समझाने की कोशिश की कि कब्र को खोलना बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन मैथियस ने उसकी एक बात नहीं मानी। गार्ड्स ने हिमिको के ताबूत को खोला और अंदर हिमिको की डेड बॉडी पड़ी थी। अचानक से हिमिको ने अपनी आंखें खोली और उसका शरीर एकदम सड़ने लग गया। लारा ने देखा कि टूम की पेंटिंग्स में हिमिको को दानव रूप में नहीं दिखाया गया। तभी लारा को वो पहले वाली पहेली याद आई, जिसमें लिखा था कि जिंदगी वापस पाने के लिए हिमिको को मरना होगा और किसी को भी हिमिको का हाथ लगते ही उसकी मौत हो जाती है। लारा ने गार्ड्स को हिमिको को हाथ लगाने से रोका। अब लारा को समझ आ रहा था कि दुनिया को बचाने के लिए हिमिको ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन गार्ड्स ने उसकी बात नहीं सुनी और जैसे ही उन्होंने बॉडी को हाथ लगाया, हिमिको उठ खड़ी हुई। मैथियस को लगा कि शायद ये कोई ड्रामा है उन्हें डराने के लिए, लेकिन एक गार्ड जिसने हिमिको के शरीर को हाथ लगाया था, उसके हाथ काले पड़ने लगे और उसका मांस सड़ने लगा। इससे ये पता चला कि हिमिको के शरीर में कोई खतरनाक वायरस था और ताकि ये बीमारी किसी और में ना फैले, इसीलिए हिमिको ने खुद को बंद कर रखा था। गार्ड का पूरा शरीर सड़ने लगा और डर के मारे उसने गोलियां चला दी, जिससे वो दूसरा गार्ड मर गया जिसने बॉडी को हाथ लगाया था, और फिर मैथियस ने उसे भी गोली मार दी। ये सब देखने के बाद भी मैथियस ने हिमिको की एक उंगली ले जाकर अपने बॉस को देने का सोचा। जब वो ये सब कर रहा था तो लारा ने कुल्हाड़ी उठाई और आखिरी गार्ड पर हमला किया। साथ ही रिचर्ड ने उस मरे हुए गार्ड की बंदूक उठाई और मैथियस की टांग में गोली मार दी। घायल गार्ड ने लारा का पीछा किया जब वो बाहर की तरफ भाग रही थी। मैथियस ने रिचर्ड को घर जाने को कहा, लेकिन रिचर्ड किसी भी हालत में हिमिको की उंगली इस आइलैंड से बाहर नहीं ले जाने देगा, क्योंकि ऐसा करने से वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। मैथियस रिचर्ड पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन जल्दी ही उसकी गन खाली हो गई। तभी इन्फेक्टेड गार्ड्स में से एक उठ गया और उसने रिचर्ड पर हमला बोल दिया। रिचर्ड का ध्यान भटकते ही मैथियस वहां से भाग गया। रिचर्ड ने गार्ड को गोली मार दी, लेकिन अब गार्ड ने उसे भी छू लिया था, जिसका मतलब ये था कि अब रिचर्ड के अंदर भी वायरस आ चुका है। रिचर्ड ने अपना खून रोकने के लिए बाजू पर पट्टी बांध ली ताकि उसकी बॉडी में वायरस बहुत धीरे से फैले। वहीं लारा मौका देखकर दासियों की एक कब्र में छुप गई, लेकिन उसका पैर एक हड्डी पर पड़ गया, जिसकी आवाज से गार्ड ने उसे ढूंढ लिया। अब उन दोनों के वजन से कब्र टूट गई और लारा गिरकर एक दूसरे कमरे में पहुंच गई। गार्ड भी उसके साथ ही वहां गिर गया था। तभी लारा को एक ट्रिगर दिखा तो वो उस पर चढ़ गई, जिसके बाद बहुत सी पैनी लकड़ियों के टुकड़े उनके ऊपर बरसने लगे, जिनमें से एक गार्ड पर गिरी और वो तुरंत मारा गया। जल्द ही लारा वापस हिमिको के टूम्ब के पास आई, लेकिन रिचर्ड ने उसे दूर रहने को कहा, क्योंकि अब उसके अंदर भी वायरस आ चुका था। उसने लारा को मैथियस को रोकने के लिए कहा और तब तक वो हिमिको के टूम्ब में आग लगा देगा। लारा किसी भी तरह रिचर्ड को बचाना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड अपनी मौत को स्वीकार कर चुका था। रिचर्ड ने कहा कि मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी बेटी को दोबारा देख पाया। रोते हुए लारा ने हथियार उठाए और अपने पिता को आखिरी बार अलविदा कहा। वहाँ मैथियस अभी हड्डियों की खाई को पार कर रहा था। लारा कूदकर सीढ़ी की दूसरी तरफ लैंड हुई और मैथियस को रोका। उसने मैथियस को लात मार के दोबारा दूसरी तरफ फेंक दिया, लेकिन मैथियस भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उन दोनों के बीच खूब हाथापाई हुई। मैथियस ने लारा को गर्दन से पकड़ लिया, लेकिन लारा ने किसी तरह उसे गिरा दिया। वो किसी भी हालत में मैथियस को यहाँ से जाने नहीं दे सकती थी, इसीलिए उसने सीढ़ी को ही गिरा दिया। मैथियस ने अब कुल्हाड़ी उठाकर लारा की तरफ घुमाई। उसने लारा को जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन पकड़ ली। वहीं रिचर्ड ने हिमिको के टूम्ब को बम से उड़ा दिया। इस धमाके से मैथियस का ध्यान भटक गया और लारा ने उसे लात मारते हुए हिमिको की उंगली वाला बैग मैथियस के मुंह में डाल दिया। अब मैथियस के अंदर भी ये वायरस आ चुका था, जिसके बाद तुरंत लारा ने उसे खाई में धक्का दे दिया। अब वो पूरी जगह टूटने लगी तो लारा किसी तरह से दीवार पर चढ़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। बाहर से जैसे ही लू ने उसे ऊपर चढ़ते हुए देखा तो उसने सहारा देकर जैसे तैसे लारा को बाहर निकाला। उन दोनों ने ट्रिनिटी के हेलीकॉप्टर्स देखे और पायलट्स को धमकी देकर घर छोड़ने को कहा।
लंदन वापस पहुंचकर लारा ने वो पेपर साइन कर दिए जिनसे अब ये क्लियर हो गया था कि उसके पिता मर चुके हैं और अब रिचर्ड की कंपनी की मालिक लारा होगी। जिसके बाद एना ने कहा कि अब पूरा बिजनेस तुम ही संभालो, लेकिन लारा ने कहा कि मुझे सबसे कोई मतलब नहीं। आखिर में लारा ने अपनी माँ का वो नेकलेस वापस खरीद लिया जो उसे बेचना पड़ा था और उसे हाथ में लेकर अपने माता पिता को